नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और परिवार की हत्या के मामले के दोषियों की रिहाई के फैसले का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बचाव किया है। बता दें, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दोषियों को उनके अच्छे व्यवहार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद छोड़ा गया है। वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, जब सरकार और संबंधित लोगों ने यह फैसला किया है तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि ये कानून की एक प्रक्रिया है। मंत्री ने कहा कि जेल में काफ़ी समय बिताने वाले दोषियों के लिए रिहाई के लिए एक प्रावधान है। गुजरात में अपनी पार्टी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे जोशी ने कहा, कानून के अनुसार ये किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने अच्छे व्यवहार का हवाला भी दिया। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हार्दिक पटेल ने भी दोषियों की रिहाई का समर्थन किया। हार्दिक पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के पास अच्छे व्यवहार के लिए कैदियों को रिहा करने का अधिकार है। मेरा मानना है कि इसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बेशक कोई भी अपराधी अपने कामों के लिए सजा का हकदार है। क्रूज ड्रग्स मामले में कुछ महीने पहले एनसीबी द्वारा आर्यन खान को क्लीन चिट दिए जाने के बाद अब एनसीबी अधिकारियों की कथित गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। उन अधिकारियों की जांच में ये कथित खामियां पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। एनसीबी के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले उसे इसी साल मई में तब जोरदार झटका लगा था जब एनसीबी ने भी आर्यन खान को ड्रग्स मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया था। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तब चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें उसने कहा था कि आर्यन खान के पास से उसे कोई ड्रग्स नहीं मिला था। अब आर्यन खान मामले से निपटने में अपने अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरते जाने के आरोपों की जांच के लिए एनसीबी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी सतर्कता रिपोर्ट दिल्ली में अपने मुख्यालय को भेज दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 3000 पन्नों की एनसीबी सतर्कता जांच रिपोर्ट 3 महीने पहले एजेंसी के प्रमुख को सौंपी गई थी। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि एक अधिकारी ने कहा, इस मामले में 7 से 8 एनसीबी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके लिए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। एनसीबी से बाहर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मांगी गई है। सरकार ने गेहूं की कीमतों में वृद्धि को असामान्य नहीं मानते हुए कहा कि उसके पास अच्छा खासा स्टॉक है और जब भी जरूरत होगी वो हस्तक्षेप करेगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, मूल्य वृद्धि असामान्य नहीं है जैसा कि इसे माना जा रहा है। बता दें, हाल के महीनों में गेहूं और आटा की कीमतों में तेज वृद्धि के मद्देनजर पांडे की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। खाद्य विभाग के अनुसार गेहूं का थोक भाव 2757 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो एक साल पहले की तुलना में 18.26% और 2 साल पहले के मुकाबले 11.42% अधिक है। देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं और भारत के संविधान की भावना के तहत जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी न्यायाधीश खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं। कानून मंत्री ने कहा कि मैंने कानून मंत्री के रूप में देखा है कि न्यायाधीशों का आधा समय यह तय करने में जाता है कि अगला न्यायाधीश कौन होगा। उनका पहला काम न्याय देना है। रिजिजू ने कहा कि जजों को तय करने की यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री की मौत की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इस रिपोर्ट में जयललिता की करीबी सहेली शशिकला की भूमिका पर संदेह जताया गया है। वहीं उनके निजी डॉक्टर समेत एक सीनियर अधिकारी भी शक के घेरे में है। जयललिता की मौत की जांच के लिए रिटायर्ड जज ए अरुमुगसामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस कमेटी ने राज्य सरकार को 500 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जयललिता की मौत के साथ ही बताए गए समय पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। साथ ही जयललिता की करीबी रही वीके शशिकला के खिलाफ जांच कराने की बात कही गई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अम्मा की मौत को नेचुरल डेथ की बजाय इसे क्राइम मानकर जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश की है। रिपोर्ट तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणी करती है और कहती है कि अपोलो के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने जयललिता की स्थिति पर गलत बयान दिया था। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत को लेकर आई रिपोर्ट ने शशिकला की भूमिका संदिग्ध पाई। इसके बाद अब उनके वकील ने एनडीटीवी को बताया कि तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता का जो इलाज किया गया वो उनके डॉक्टरों द्वारा लिया गया फैसला था। इसमें वीके शशिकला का कोई लेना देना नहीं था।
उन्होंने कहा कि एंजियोग्राम किया गया था या नहीं, ये केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई एम्स की टीम सहित डॉक्टरों द्वारा लिया गया फैसला था और ये सबूत का मामला है। इसके साथ ही उन्होंने ये जांच की सलाह देने वाले रिटायर्ड जज पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बता दें, रिटायर्ड जस्टिस ए अरुमुगास्वामी ने दिवंगत नेता की करीबी विश्वस्त वीके शशिकला और 3 को दोषारोपित किया है और कहा है कि विशेषज्ञों की सिफारिश के बावजूद उन्हें इलाज के लिए विदेश नहीं ले जाने सहित कई खामियों के लिए वो जिम्मेदार थे। हिंदी थोपने के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। राज्य में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी डीएमके ये प्रस्ताव लेकर आई। हालांकि जब प्रस्ताव को पेश किया गया तो राज्य के बीजेपी विधायक विधानसभा से वॉकआउट कर गए। डीएमके का यह प्रस्ताव तब आया है जब केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कथित तौर पर एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है। ये दावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ही किया है। उन्होंने इसको लेकर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा। पत्र में स्टालिन ने कहा कि हाल में हिंदी को थोपे जाने का प्रयास अव्यावहारिक है और ये विभाजन को बढ़ावा देने वाला होगा। स्टालिन ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति का जिक्र किया। स्टालिन ने कहा कि मुझे डर है एक राष्ट्र के नाम पर हिंदी को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास विभिन्न भाषाओं और संस्कृति के लोगों के भाईचारे की भावना को नष्ट कर देंगे और भारत की अखंडता के लिए हानिकारक होंगे। एनसीपी के मुखिया शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दल के प्रमुख उद्धव ठाकरे कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। बता दें, कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश पहुंच गई है और अगले महीने महाराष्ट्र पहुंचेगी। तब इस यात्रा में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी शामिल होंगे। यात्रा ने पिछले हफ्ते 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए थे और ये यात्रा कुल 3570 किलोमीटर की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिला था और उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे इन नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रवेश करेगी। माना जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को टेस्ट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का यह बयान बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें कपिल मिश्रा ने कहा था कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाना चाहिए। मिश्रा ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के अफसरों के द्वारा की गई पूछताछ को लेकर झूठा बयान दिया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा था, या तो मनीष सिसोदिया सीबीआई के अफसरों के बारे में दिया गया अपना बयान वापस ले लें या लोगों के सामने आकर कहें कि वो लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। बिल्किस बानो बलात्कार के दोषियों को गुजरात सरकार की रिहाई करने और अब उसके पीछे उनके अच्छे व्यवहार को कारण बताने को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में बलात्कारियों का साथ। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है। पीएम ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है। बता दें, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि सभी दोषियों ने 14 साल या इससे अधिक समय जेल में बिताया और उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए रिहाई दी गई है। साथ ही ये फैसला केंद्र सरकार की सहमति के बाद लिया गया था। इसके बाद ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार निर्दोष लोगों को पकड़कर क्राइम सॉल्व कर देती है। उनके इस बयान पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी ने पलटवार किया और बयान को पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना करार दिया। राधा रतूड़ी ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि किसी भी अपराध को सही ढंग से हल किया जाना चाहिए और किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार यूपी पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लेती है और कहती है कि उसने किसी मामले को हल कर लिया है। रतूड़ी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राधा रतूड़ी ने कहा कि अगर आप किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो इससे 99 और अपराधी पैदा होंगे, इसलिए अपराध की सही विवेचना की जानी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजीपी का बयान आते ही इस मामले में राधा रतूड़ी का नया बयान सामने आया। इस बयान में उन्होंने कहा कि पुलिस के सभी विभाग अच्छा काम कर रहे हैं और उनका कहने का मतलब ये था कि जब कोई अपराध होता है तो जांच सही ढंग से की जानी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें, रतूड़ी का यह बयान उत्तराखंड में हाल ही में हुई एक घटना के संदर्भ में आया जिसमें यूपी पुलिस उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में सादी वर्दी में खनन माफिया जफर की गिरफ्तारी के लिए गई थी। उसको सूचना मिली थी कि जफर बीजेपी नेता और जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर के घर पर छुपा हुआ है। इस दौरान गोली गुरताज की पत्नी गुरप्रीत कौर को लग गई और मौत हो गई। इसके बाद ही दोनों बीजेपी की सरकारों की पुलिस के बीच ही तनातनी हो गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगे मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने उस याचिका की योग्यता को लेकर सवाल उठाए। खालिद ने कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति भटनागर द्वारा लिखे गए फैसले ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि खालिद के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। राउत को जुलाई महीने में ईडी ने पत्राचौल मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने सोमवार को पत्राचौल के पुनर्विकास में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत की जमानत याचिका पर अपनी दलीलें पूरी की थीं। याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी के पास 2011 से रिकॉर्ड मौजूद हैं जो बताते हैं कि राउत पत्राचौल परियोजना में शामिल थे। केंद्र सरकार ने देश में खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि सभी रबी फसलों के लिए एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत दलहन के एमएसपी में 500 रुपये प्रति क्विंटल की पूर्ण उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी गई है। सरसों की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं जूट की एमएसपी में 110 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं पर 110 रुपये, जौ पर 100 रुपये, चना पर 105 रुपये और मसूर पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि एमएसपी कमेटी ने रबी की 6 फसलों के लिए 9% तक की एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश की थी। बता दें एमएसपी वो दर है जिस पर सरकार खेत से अनाज खरीदती है। सरकार वर्तमान में देश में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली की अदालत से राहत मिली। राउस एवेन्यू की कोर्ट ने इस मामले में तेजस्वी यादव को मिली जमानत खारिज करने से मना कर दिया। हालांकि तेजस्वी यादव को आगे से बयान देते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करने की हिदायत थी। बता दें सीबीआई का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान धमकी दी थी, इसलिए मामले में उनकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। इसी मामले पर दिल्ली की अदालत में आज तेजस्वी यादव पेश हुए। जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमाने गए उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। ये वारदात शोपियां जिले में हुई। आतंकियों ने सोमवार रात को हरमन इलाके में ग्रेनेड फेंककर इस वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों ने ये ग्रेनेड तब फेंका जब मजदूर एक टिन शेड में सो रहे थे। मारे गए इन दोनों मजदूरों के नाम राम सागर और मनीष कुमार हैं और वे उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। इस ग्रेनेड हमले में 2 मजदूर घायल भी हो गए। शोपियां जिले में ही शनिवार को आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें घाटी में कश्मीरी पंडितों और प्रवासी हिंदुओं को निशाना बनाकर मारना लगातार जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार सुबह एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कई निजी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं और उनके हेलीकॉप्टर के जरिए लोग केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। ये सभी लोग केदारनाथ से दर्शन कर लौट रहे थे। पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं। हालांकि रॉजर बिन्नी का बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना महज एक औपचारिकता ही थी, क्योंकि बिन्नी के सामने किसी दूसरे उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, जिसके चलते रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे रॉजर बिन्नी ने पिछले मंगलवार को ही बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पहले की तरह ही बीसीसीआई के सचिव बने रहेंगे। जय शाह के खिलाफ भी किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, इसलिए वो भी बीसीसीआई के निर्विरोध सचिव बन गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण कुमार धूमल को आईपीएल का चेयरमैन बनाया गया है। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने प्रधानमंत्री लिज ट्रस के द्वारा टैक्स कटौती से संबंधित सभी फैसलों को वापस ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने महंगे एनर्जी बिल समर्थन को भी कम करने की घोषणा की। हंट ने कहा कि अभी हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थिरता है। बता दें प्रधानमंत्री बनने के बाद ट्रस ने भारी टैक्स कटौती जैसे फैसले किए, जिसके कारण बाजार में उथल पुथल मच गई और निवेशक पैसा निकालने लगे। इन फैसलों को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताया गया। चारों तरफ से घिरता देख ट्रस ने अपने वित्त मंत्री को 6 हफ्ते के भीतर ही हटा दिया और अब नए वित्त मंत्री के रूप में जेरेमी हंट हैं। उन्होंने आते ही सारे फैसले उलट दिए हैं, जो एक प्रकार से प्रधानमंत्री ट्रस के लिए भी अपमानजनक माना जा रहा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने उनके बहुत तेजी से लिए गए फैसलों के कारण देश में आर्थिक उथल पुथल होने को लेकर माफी मांगी।
हालांकि उन्होंने पद पर बने रहने की बात कही। उन्होंने बीबीसी को बताया कि मैं जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहती हूं और जो गलती हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहती हूं। हम बहुत दूर और बहुत तेजी से गए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस देश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि मैं भी टैक्स कटौती करने के फैसलों को उलटने के लिए सहमत थी। बता दें, लिज ट्रस के खिलाफ पार्टी के अंदर ही माहौल बन गया है। पार्टी के सांसद ही उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने की कोशिश में लगे हैं। वो इस हफ्ते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।